आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो छत्तीसगढ़ की रीढ़ कही जाने वाले एमएसएमई उद्योग और एमएसएमई से जुड़े अन्य संस्थान जो हैं, जो यहाँ की न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक स्थिति को भी मजबूत कर रहे हैं। ऐसे ही एमएसएमई से जुड़े लोग जो हमारे साथ आज बैठ रहे हैं, ये खास सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं, बल्कि इनकी कहानी भी अपने आप में खास है और इनके द्वारा काम किया जा रहा है जो वो भी इसलिए भी खास है क्योंकि ये सिर्फ आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ को मजबूत नहीं कर रहे हैं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी बहुत काम कर रहे हैं। एक लड़का 15 साल की उम्र में जब लोग खेलने कूदने का काम करते हैं, उस समय आईटी सेक्टर में ऐसी रुचि आती है कि वो काम करना शुरू कर देता है। 18 साल आईटी सेक्टर में नौकरी करता है और उसके बाद उसको लगता है कि नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए। वो क्या करना चाहिए मैं उन्हीं से जानना, मतलब उन्हीं के थ्रू आपको बताऊंगा। उनका परिचय है आनंद गोयल। आनंद गोयल जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। दूसरा सेक्टर का जो जिसका मैं परिचय कराने जा रहा हूँ वो भी अपने आप में बड़ा खास है। इसलिए खास है क्योंकि ऐसी जगह पर जहाँ लोग एडमिशन पाना भी मुश्किल होता है, एनआईटी दिल्ली, वहाँ से इंजीनियरिंग करता है एक लड़का। फिर गांव आ जाता है और गांव में उसको लगता है, जब अपने दोस्तों से मिलता है और उसको पता चलता है कि एक रियल एस्टेट सेक्टर में अगर ब्रोकिंग किया जाए तो पैसा कमाएगा। और वो नौकरी की तलाश में सीएस जो ब्रांच है आईटी का, सीएस ब्रांच इंजीनियरिंग का, बीटेक का, वो करने के बाद आता है और ब्रोकिंग सेक्टर में आ जाता है। और फिर यहाँ काम करते करते 18,000 रुपये की पहली कमाई करता है। 2 साल काम करता है और उसको लगता है कि इसमें मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूँ और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पे लेकर आ जाता है कि आज वो मिसाल बन चुका है। ऐसे ही है द्वारिका साहू जी। द्वारिका साहू जी का स्वागत करिए। तीसरे हमारे जो खास साथी हैं वो न सिर्फ अपने लिए, अपने उद्योग के लिए या समाज के लिए, बल्कि एक पूरे समूह को लेकर चल रहे हैं जो एंसिलरी और छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग की जो समस्याएं हैं उनके लिए खुलकर आवाज भी उठाते हैं, बिजनेस में भी अच्छा कर रहे हैं और समाज सेवा में भी अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथी हैं अतुल रतन दास गुप्ता जी। तीनों ही खास मेहमान अपने अपने सेक्टर में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। माफी चाहूंगा, रतन दास गुप्ता जी के साथ अतुल नाम में जोड़ दिया था। रतन दास गुप्ता जी, रतन जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। काफ़ी खास सेक्टर में और उस जगह पे जिसको औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ का, भिलाई से आप वहाँ बिलोंग करते हैं। करीब 1000 से ज़्यादा इंडस्ट्री तो वहीं भिलाई में ही है। किस तरह से काम चल रहा है, आपका अपना क्या काम चल रहा है और एक पूरे समूह को लेकर किस तरह से काम कर रहे हैं अतुल जी? पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं भिलाई के बारे में बताना चाहूँगा। जब हमारा मध्य प्रदेश था तो मध्य प्रदेश के समय में 2 ही औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था, एक भिलाई और दूसरा इंदौर। भिलाई इसलिए पूरे दुनिया में जाना जाता है। भिलाई स्टील प्लांट 1956 में लगा। उसके बाद अपनी उन्होंने छोटी छोटी एंसिलरीज, जो रशियन स्पेयर्स आते थे अपने कलपुर्जे बनाने के लिए, उन्होंने अपनी एंसिलरीज वहाँ पे डेवलप की, जिसमें सेल भिलाई स्टील प्लांट को बेस्ट एंसिलराइजेशन का भी अवार्ड पूरे इंडिया में मिल चुका है। और आने वाले समय में भिलाई को थोड़ा सा और ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत है। छत्तीसगढ़ में बहुत संभावनाएं हैं। हमारे पास रॉ मटेरियल की उपलब्धि है, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारे पास भिलाई स्टील प्लांट है, हमारे पास रायपुर में बड़े बड़े स्टील प्लांट है, जिंदल है, हमको हर प्रकार का रॉ मटेरियल मिल जाता है। भारत सरकार एमएसएमई के लिए काफ़ी सारी योजनाएं, पिछली सरकार ने भी काफ़ी सारी एमएसएमईज को योजनाएं बनाई। कोविड के समय भी भारत सरकार ने एमएसएमईज को जीवित रखा और बहुत सारी पॉलिसीज बनाते हैं। वो स्टेट में थोड़ा सा इम्प्लीमेंट होने में दिक्कत हो रही है। इम्प्लीमेंट के लिए मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि जो आपके यहाँ पे एमएसएमईज के कार्यालय है, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी बैठते हैं, जो सिडबी के अधिकारी बैठते हैं, और सिडबी जो है हमारे एमएसएमईज का आरबीआई से जो बैंकिंग सेक्टर से जो लोन्स मिलते हैं, एमएसएमई मिनिस्ट्री ने उनको एमएसएमई का नोडल अधिकारी बना के रखा है कि भाई नोडल हो आप। किसी एमएसएमईज को लोन नहीं मिल रहा है, किसी एमएसएमईज को कोई बैंक वाला ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, या कोई एमएसएमईज को कोई दिक्कत कर रहा है, तो एक वो नोडल के रूप में यहाँ पे हर स्टेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है। उसकी बैठकें नहीं होती हैं, उसकी बैठकें होनी चाहिए। भारत सरकार को एक कमेटी बनाना चाहिए जो हर स्टेट में जो एमएसएमईज हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में तकरीबन 2 लाख के
आसपास एमएसएमईज हैं जो उद्यम रजिस्टर्ड हैं। बिल्कुल रतन जी, द्वारिका साहू का परिचय जब मैं दे रहा था तो मैं इनके बारे में जब पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो बड़े खास एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मुझे आया। हालांकि इनका जो फर्म है raipurhomes.com, और इन्होंने जब मेरी बातचीत चल रही थी और इनका जब इनके बारे में रिसर्च करा तो एक खास चीज़ ये लगा कि एक ऑनलाइन माध्यम से ये सिर्फ जो भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र में कई सारी एजेंसियां हैं जो ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं, लेकिन इनका एजेंसी ऐसा है कि आप इनको न सिर्फ प्रॉपर्टी दिखाने या वहां तक पता करने, बल्कि उसका रजिस्ट्री कराने तक का काम करते हैं। किस तरह से अलग कर रहे हैं आप जो बाकी जो इंडस्ट्री जो कर रही है इसमें ऑनलाइन बिजनेस कर रही है प्रॉपर्टी डीलिंग में, साहू जी? देखिए सर, अभी बहुत सारी इंडस्ट्री है जो प्रॉपर्टी डीलिंग में काम कर रही है, जैसे कि 99 एकड़ ले ले, OLX ले ले। इसमें क्या करते हैं, लोग अपना प्रॉपर्टी पोस्ट करते हैं। प्रॉपर्टी पोस्ट करने के बाद उन तक डायरेक्ट बायर पहुंचते हैं। बायर पहुंचने के बाद 2-3 दिक्कत उनको फेस करना पड़ता है। एक तो प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, उसका वैल्यूएशन सही है कि नहीं, और उसके बाद ट्रस्ट का जो इशू आता है उसको सॉल्व करने के लिए जब मैं खुद इस फील्ड में आया, काम किया, तब मैंने ये देखा कि मैं एक खुद का रियल इस्टेट पोर्टल बनाऊं। पहले तो मैं अपना रायपुर में ही कर रहा हूँ, तो रायपुर का पहला खुद का रियल इस्टेट पोर्टल बनाया हूँ जो raipurhomes.com नाम से है। उसमें मैं ये कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टी जो सेलर पोस्ट करते हैं वो डायरेक्ट मेरे वेबसाइट में पोस्ट करते हैं। उस वेबसाइट के थ्रू जो जिन बायर को प्रॉपर्टी जिस एरिया में भी लेना होता है वो एरिया सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिल्टर लगा के मेरे पास प्रॉपर्टी जो पसंद आती है उसकी रिक्वायरमेंट भेजते हैं। उसका पहले मैं सर्च रिपोर्ट रेडी करवाता हूँ। सर्च रिपोर्ट रेडी करवाने के बाद बायर और सेलर दोनों को आपस में बैठा के जो डील कंप्लीट होती है वो आमने सामने होती है। बायर को भी पता होता है वो प्रॉपर्टी किससे खरीद रहे हैं, सेलर को भी पता होता है वो प्रॉपर्टी किसको बेच रहे हैं। दोनों आपसी समझौते से होता है। उसके बाद उसका सर्च रिपोर्ट तो पहले से मैं रेडी करा दिया रहता हूँ, वैल्यूएशन निकाल दिया रहता हूँ। अगर वहाँ पे सेलर एक्स्ट्रा रेट लेता है, जैसे कि किसी एरिया में 3000 का रेट चल रहा है, वहाँ पे सेलर 4000 का रेट बताता है, तो मैं उनसे कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ, सर ये प्रॉपर्टी का रेट इतना चल रहा है इस एरिया में, आप उस हिसाब से बायर को निगोशिएट कर सकते हैं करके। उसके बाद उनका रजिस्ट्री तक का काम पूरा कंप्लीट करके देता हूँ, वो भी 1% से कम चार्ज में। जबकि मार्केट में जो भी ब्रोकर वर्क करते हैं उनका चार्ज 1% या 1% से ऊपर है। चलिए आपसे आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। आनंद जी के पास आता हूँ। आनंद जी अपने आप में एक बड़ी शख्सियत हैं। 15 साल की उम्र में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 15 साल की उम्र में जब हम ये सोचते हैं कि हमें करना क्या है, उस उम्र में ये कुछ कर रहे थे। आप थोड़ा सा कहानी बताइए आनंद जी, आपकी बड़ी प्रेरक कहानी भी है साथ में। श्योर, थैंक यू। सो जब 2005 में मेरी उम्र 15 साल थी तो मेरे पिताजी ने मैनेज करके मुझे एक कंप्यूटर गिफ्ट किया मेरे बर्थडे में। तब से मेरी आईटी की जर्नी स्टार्ट हुई। तो 18 साल आईटी में काम करने के बाद आई वॉज थ्रू ए हाईवे मेरी बिटिया के साथ पे, तो मैंने देखा एक सोशल मीडिया पोस्ट आया कि आईटी इंडस्ट्री ने 2022 में केवल 60 लाख मेट्रिक टन का कार्बन उत्सर्जन किया, जो कि एक बहुत ह्यूज नंबर है। तो उस गिल्ट को लेके ये बीच में टोक रहा हूं, माफी चाहूंगा, ये वर्ल्ड का है आंकड़ा या वर्ल्ड वाइड आईटी इंडस्ट्री जो हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, जो हम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स जितनी भी चीजें यूज करते हैं, सिर्फ प्योरली आईटी का ये आंकड़ा है। आईटी का जो श्रेय जाता है कि कार्बन उत्सर्जन में, वो 60 मिलियन मैट्रिक टन का, जो कि बहुत ही ह्यूज है। क्षमा चाहता हूँ, 6 मिलियन मैट्रिक टन का, जो कि बहुत ही ह्यूज डाटा। तो उस गिल्ट को देखते हुए मैंने अपनी आईटी इंडस्ट्री से संन्यास लेके मैंने अपने आप को एनवायरनमेंट के नाम किया, और मैंने एक प्रण लिया कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस धरती पे एक पेड़ जरूर प्लांट करूंगा। तो धरती की आबादी 800 करोड़ होते हुए तो हमने 800 करोड़ पेड़ लगाने का प्लेज लिया। अब हमने प्लेज तो ले लिया, पर इसके लिए फंड कहाँ से आएगा, चीज़ें कहाँ से होगी, तो हमने बहुत सारी रिसर्चेस की कि हम उसको कैसे कंटिन्यू करेंगे। बिकॉज ये प्लेज छोटा मोटा नंबर नहीं है, 800 करोड़ पेड़ लगाना कोई छोटा नंबर नहीं होता, ना बोलना ना सुनना। सो हमने एक ट्री वॉट्स नाम की एप्लीकेशन बनाई जो सेल्फ सस्टेन मॉडल पे चलती है। यूजर्स अपना फंड वहीं से खुद जनरेट करेंगे ट्री को स्पॉन्सर करने के लिए। आप जितनी भी रोजमर्रा की शॉपिंग्स करते हैं, चाहे फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, मिंत्रा से, किसी भी एप्लीकेशन से जो भी आप शॉपिंग करते हैं, सिर्फ ट्री वॉट्स ऐप के थ्रू आपको शॉपिंग करनी है। जैसे ही आप शॉपिंग करेंगे आपको रिवॉर्ड पॉइंट के थ्रू कुछ रिवॉर्ड्स हम आपको इशू करेंगे। जिस दिन आपके 1000 रिवॉर्ड्स होते हैं, आपके लिए एक पेड़ हम गिफ्ट करेंगे। मतलब हम गिफ्ट क्या करेंगे, आप ही ने खुद उस पेड़ को अर्न किया है, वो पेड़ हम आपको देंगे विद द सर्टिफिकेट, जीपीएस लोकेशन और बेनिफिशियरी डिटेल्स। आपके व्हाट्सएप और ईमेल पे वो पेड़ की डिटेल्स पहुंच जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया और सारे देशवासी इस मुहिम से जुड़ें ताकि हम इस देश को हरा भरा बना सकें। मेरी 3 साल की बेटिया है सर, और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था विगत 1 सालों से कि हम वेल्थ तो कमा के उनके लिए छोड़ देंगे, बट व्हाट अबाउट हेल्थ।
अगर वो 18-20 साल की जब होंगी तो उनको एक मास्क, ऑक्सीजन मास्क लगा के रोड में घूमना पड़ेगा। जिस हिसाब से हम ऑक्सीजन उत्सर्जन कर रहे हैं, आपको बिलीव नहीं होगा कि आप एक छोटा सा व्हाट्सएप या एक छोटा सा मैसेज जब आप फॉरवर्ड करते हैं ग्रुपों में, उसके कारण इतना ह्यूज कार्बन जनरेट होता है और उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। हम जाने अनजाने में अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्बन जनरेट कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे ये अपील है कि अननेसेसरी एक्शंस जो ज़रूरी ना हो वो आप बिल्कुल ना लिए, क्योंकि हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, तो हमारे तीनों खास मेहमान रतन दास गुप्ता, द्वारिका साहू और आनंद गोयल के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ कुछ बेहतर नहीं कर रहे हैं बल्कि बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। प्रवीण जी, सुनील जी, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण जी से मैं बात कर रहा था और मुझे भी मिथिला में थोड़ा बहुत अनुभव है और एक चीज़ वहाँ बहुत सुनता था कि नीक बजे छिए मतलब आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं। तो प्रवीण जी, एक मेरा सवाल आपसे था कि पिछले, जैसे मैंने मंत्री जी से भी पूछा कि पिछले बजट में एमएसएमई को लेकर खास करके कुछ खास आवंटन नहीं हुआ था। आने वाले वर्षों में एमएसएमई सेक्टर के लिए आप सरकार से क्या चाहेंगे? एमएसएमई सेक्टर में बहुत सारे काम अभी बचा हुआ है। सरकार बोलते हैं लोन देंगे, लोन से काम नहीं चलेगा। उनका जो प्रोडक्ट होगा उसका प्रोडक्ट कहाँ सेल करेंगे, इसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए। मार्केट बनाने के लिए छोटे छोटे उद्यमी, आपको आपने 1 लाख 2 लाख 3 लाख कर्ज दे दिया, उनका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो कहाँ बेचेंगे, उसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक प्रणाली होना चाहिए। जब भैया इसको गवर्नमेंट खरीदेगी, आप बनाओ, हम गवर्नमेंट का एक संस्था बनाते हैं जो हमारा काम रहेगा। अभी माननीय डिप्टी सीएम साहब से मैं सुन रहा था, वो बोले हमारे यहाँ एक सिस्टम बनेगी जो हम रोज़गार के लिए यहाँ एक माहौल पैदा करेंगे, जो हमारे विदेशों में उसका रोज़गार वाले यहाँ से जाएंगे, प्लेसमेंट होगा। ये पिछले कार्यकाल में ही मैं इस बात का, जब एमएसएमई के मिनिस्टर से मिलने गया था बॉम्बे में, ये बॉम्बे के मिनिस्टर राणे जी, दिल्ली में मुलाकात हुई थी मेरी, तब मैं बोला हर स्टेट में एक ऐसा कॉलेज होना चाहिए जहाँ पे ग्रेजुएशन करके या कोई भी संस्था से आता आदमी, उसको एक ट्रेनिंग मिलना चाहिए विधिवत, जो भैया आगे आपका फ्यूचर क्या है। उसको एक नर्सरी, जैसे पौधे को नर्सरी तैयार करते हैं ना, वैसे उद्यमी तैयार कीजिए आप ट्रेनिंग करके और प्लेसमेंट उसका करवाइए। आज हम कई लोग सामान मतलब बना लेंगे, बेचेंगे कहाँ, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो सरकार सबसे पहले एक, जैसे लोन दे रहे हैं उसी तरह एक प्रोडक्ट खरीदने का एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, जो अगर बच्चे, अगर कोई काम करना चाहता है नया आदमी, वो हमारे पास लेके आओ, हम उसको सेल करेंगे। तो जब एक माहौल फायदा होगा, माहौल बनेगा लोगों को में, जब भैया हम अगर बेच रहे हैं तो हमारी सिक्योरिटी है, हम इसमें 2000 कमाएंगे, 10,000 कमाएंगे, 20,000 कमाएंगे, लेकिन इसकी गारंटी रहेगी। तब नए नए उद्यमी पैदा होंगे, तो एक माहौल बनेगा। और दोनों बहुत अच्छे सुझाव थे आपके, हमारे माध्यम से भी, एनडीटीवी एमपी छत्तीसगढ़ के माध्यम से, इस कॉन्क्लेव के माध्यम से, कि एक कॉलेज की बात आपने कही, दूसरा बाजार की बात की, खास करके एमएसएमई के संदर्भ में। तो उसमें बहुत ज़रूरत है एमएसएमई को। ये इस दिशा में अभी काम चालू नहीं किया एमएसएमई, अभी इसको करना बचा हुआ है। जो भाई प्रोडक्ट जो है उसको हमको खरीदना है और उसको मार्केट में सेल करना है। सुनील जी, यही सवाल आपसे भी था, आपके कुछ सुझाव जो आप देना चाहें खास करके एमएसएमई के संदर्भ में। जैसे प्रवीण जी ने कॉलेज की बात की जहां ट्रेनिंग हो जाए, और एक मार्केट की बात की जहां हम अपने उत्पाद को बेच सकें। भारत देश एक तो खूबसूरत देश है। यहाँ जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से ही वो उद्यमी होता है, किसान होता है, मजदूर होता है। भारत देश में तो जो माता पिता हैं, जो समाज है, वो तो ट्रेन कर देता है कि ठीक है, ट्रेनिंग होनी चाहिए। आप देखेंगे बेरोजगार कौन है। मेरा बच्चा इंग्लैंड पढ़ने गया, यूके पढ़ने गया, 24 साल का पढ़ के आया, फिर पूछता है पापा क्या करूं। यदि वो बच्चा घर में रहेगा तो 12 साल की उम्र से सीख जाएगा कि मुझे क्या करना है। वो घर में देखेगा, वातावरण देखेगा। हम तो बचपन से बड़े हुए हैं घर में, 12-13 साल की उम्र से काम पे लग गए हैं। अपन पढ़ाने की मैं विरोध में नहीं हूँ, लेकिन वो जो 24 साल की उम्र हो जाती है, 25 साल की उम्र हो जाती है, फिर वो कैरियर के, फिर वो छोटे काम नहीं कर पाता है, फिर उसको सरकार की नौकरी को ही नौकरी समझता है। ऐसी बहुत सी विसंगतियाँ हैं। भारत देश बहुत खूबसूरत देश है। यहाँ पर की जनता, समाज, लोग आपस में से मिलजुल। आप देखिए कोरोना आया, अगर 1 साल भी भारत बंद रहता ना, 1 साल, तो एक आदमी भूखा नहीं मरता यहाँ। ये भारत देश है। 1 महीने तो छोड़िए आप, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे का सहयोग करने की सोच है, सामाजिक सोच है, पारिवारिक सोच है। जरूरत है देश को सुरक्षित करने के लिए। इस देश को यदि सुरक्षित कर लिया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, यदि आप सही जगह उद्योग खुलवाएं। अभी सरकार ने एमओयू किया है, हम उद्योगपतियों ने सरकार से एमओयू किया है।
जो फैक्ट्री पॉल्यूटेड करती है स्पंज आयरन वगैरह, उसको आप एक जगह एक साइड में बनाइए आप। जैसे आपने अभी कहा कि उला सिलतरा में नहीं होगा, आगे तिल्दा में होगा, तो आगे मैं खुद अभी घूम के आया हूँ, आपकी जोन बनाना चाहिए, रेलवे साइडिंग सरकार को बनाना चाहिए, शिवनाथ नदी से पानी सरकार को देना चाहिए, रॉयल्टी लेनी चाहिए, पैसे भी कमाएंगे। अब उद्योगपति घूम रहा है, जमीन नहीं मिल रही है, कलेक्टर को बोल देना चाहिए भाई ये आदमी आए, सिंगल एक कलेक्टर ही पर्याप्त है जी आपको खुलवाने के लिए। एक कलेक्टर सोच ले ना अपने जिले में, तो करवा देगा आपके सारे काम। तो क्या है, यदि आप सहयोग करें और कंस्ट्रक्शन को व्यवस्थित करें, सिर्फ उद्योग नहीं, आपका घर है, आप देखेंगे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, नीचे से घर बना रहे हैं, नीचे घर बनाना तो बंद कर देना चाहिए। आजकल मैन टू मैन गाड़ी हो गई है, मोटरसाइकिलों की कार हो गई, घर में 6 सदस्य हैं, 6 गाड़ी है, तो गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा आदमी। जो लेआउट पास हो रहा है, नक्शा पास हो रहा है भारत देश में, बहुत व्यवस्थित होना चाहिए। आप बेतरतीब जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, ये दुखों का कारण बनते जा रहा है। पार्किंग की समस्या, रहने की समस्या, समस्याओं का तो विकराल है। लेकिन अगर अभी भी अगर देश चाहे, सरकार चाहे, पूरे भारत में पूरे सिस्टम को लागू करे, सरकार से बड़ा कोई नहीं होता है। कोरोना में कोई घर से बाहर निकल पाया क्या? लाइन ऑर्डर था, आप निकल पाए क्या? तो सरकार सरकार होती है, यदि वो चाहेगी तो यहाँ की जनता करने को तैयार है, उसे सिर्फ आप सहयोग कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। सुनील जी, तो हम चाहेंगे और आपकी बातों को भी सरकार तक ले जाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो भी दिक्कतें हैं, जो भी बाध्यताएं आ रही हैं, उसको सरकार दूर करे। आप सारे हमारे अतिथि यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारा एक बेहद दिलचस्प और आखिरी पैनल है, जिसे हमारे साथी जुल्फिकार संबोधित करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास सत्र के लिए। एनडीटीवी की एमएसएमई कॉन्क्लेव में हम चर्चा कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस का क्या योगदान है और किस तरीके से छत्तीसगढ़ विकास कर रहा है। राज्य बनने के बाद उद्योगों ने किस तरीके से रूप बदला और इसमें किनके कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी भूमिका निभाई है। तो इस पैनल में हमारे साथ हैं अजय भसीन, जो प्रदेश के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में महामंत्री हैं, राजनीति से जुड़े हैं और एक व्यापारी हैं और एक अच्छे लीडर के तौर पर हैं। और दूसरे हमारे साथ मौजूद हैं उज्ज्वला क्लिनिक की डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा। तो इनसे हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से स्किन को लेकर छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है। और इसके साथ ही हमारे साथ हैं नरेंद्र टुटेजा जी, जो माता राजा रानी हॉस्पिटल और तेज डायग्नोस्टिक ग्रुप के डायरेक्टर हैं और ये अंबिकापुर से आते हैं। तो अब हम इस कॉन्क्लेव में को आगे बढ़ाते हैं और इन सभी से चर्चा करते हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य का विकास हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नरेंद्र टुटेजा जी से। तो नरेंद्र जी, ये बताइए कि हेल्थ सेक्टर में रूरल एरिया में एमएसएमई को के तहत क्या संभावनाएं आप देखते हैं? सर्वप्रथम एनडीटीवी परिवार एमपीसीजी को इस बेहद अहम और समसामयिक विषय को लाने और हम सबको इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद, साधुवाद देना चाहूँगा। देखिए, आज का युग जो है और अभी का जो समय है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, ये पूरा विश्व और पूरा देश एक आर्थिक धुरी पर, एक आर्थिक पहिए को तेज गति लाने के लिए प्रयासरत है। अब आप अगर बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर जैसा कहें तो सबसे पहली लाइन आती है, पहला सुख निरोगी काया या तंदुरुस्ती हजार नियामत। अगर इंसान स्वस्थ नहीं है, शारीरिक और मानसिक रूप से यदि वो विकृत है या उसमें किसी भी प्रकार से अक्षमता है, तो आप ये माने कि हम विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या एक अपने आप में बहुत बड़ी उम्मीद भी है और बहुत बड़ी चुनौती भी है। यदि हम स्वस्थ नहीं रहे तो आप ये मान के चले कि हमारे लिए हमारा भविष्य ही हमें सबसे भयावह लगने लगेगा। तो सबसे पहले जो स्वास्थ्य को लेकर के एमएसएमई की जो परिकल्पना है, सबसे पहले तो मैं ये अपने इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को रूबरू कराना चाहूँ कि बहुत से लोगों को अभी भी ये गलतफहमी है कि एमएसएमई के अंतर्गत स्वास्थ्य सेक्टर नहीं है, जबकि आज की भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की योजनाओं में स्वास्थ्य क्षेत्र को केवल एक इस रूप में ना माना जाए कि वो एक बीमार को या रोगियों को ठीक करने की जगह है, बल्कि वो अपने आप में इतना व्यापक इंडस्ट्रियल प्रभाव रखता है। चाहे रोजगार सृजन की बात हो, आप ये माने कि जॉब इंडस्ट्री के क्षेत्र में अगर हम कहें तो हम सबसे बड़े आज की तारीख में, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ की बात हो, पैरामेडिकल स्टाफ की बात हो, डॉक्टर्स की बात हो, आज एक भी अगर एक मध्यम वर्गीय अस्पताल भी खुलता है, 100 बेड का अगर अस्पताल खुलता है, तो आप ये मान के चलें कि न्यूनतम वहाँ 600 से 700 लोगों का रोजगार सृजन होता है। इसके अलावा जो उपकरण होते हैं, आसपास की जो आबादी होती है, उसको जिस तरीके से हम शिविरों के माध्यम से लाभ पहुँचाए या अन्य गतिविधियों के माध्यम से लाभ पहुँचाए,
या जो डायग्नोस्टिक सेक्टर है, जो जांच के क्षेत्र हैं, वो अभी एमएसएमई को सबसे बड़ी जो हमें लगता है जो हम लोग काम कर रहे हैं या अभी के परिदृश्य में जो स्वास्थ्य पे काम हो रहा है वो बीमार पड़ने के बाद हो रहा है। जबकि हमें ये समझना पड़ेगा कि अब जो समय आ चुका है हमें प्रिवेंटिव की तरफ रुख करना पड़ेगा। भारत सरकार ने जो आयुष्मान योजना चालू की वो अपने आप में इतना बड़ा वरदान है। मैं साधुवाद देना चाहूँगा श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। अगर ये योजना नहीं होती तो आप सोच सकते हैं कि आर्थिक रूप से जो कमजोर तबका है उसकी तो रीढ़ की हड्डी ही केवल दवाइयों और इलाज में खत्म हो जाती। उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये समझना होगा कि अब जो प्रिवेंटिव मेडिकेशन है, यानी हम रोग को शुरू होने से पहले उसकी जागरूकता फैलाएं। होता ये है, अमूमन एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अगर किसी व्यक्ति को कैंसर डिटेक्ट हुआ 3rd या 4th स्टेज पे जाके, वो व्यक्ति आर्थिक रूप से भी कमजोर हो जाता है, धन सब कुछ जाता है और स्वास्थ्य भी वापस नहीं आता है। तो समय आ चुका है कि आप अब ऐसी व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करें, उन्हें संचालित करने में अपना योगदान दें, या प्राइवेट सेक्टर को खास करके निजी क्षेत्र को इस बारे में प्रोत्साहन दें कि वो सरकार की योजनाओं को, जो उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको चलाने में उनकी भी मदद ले। क्योंकि देखिए, प्राइवेट प्लेयर्स एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। आज भी सरकारी संसाधन देश में इतने पर्याप्त नहीं हुए हैं कि वो सारे रोगों को और सारे मरीजों को अपनी तरफ से ठीक कर सकें। तो हमारी एक भूमिका है, हमें सहयोगात्मक रूप से लेते हुए वो इस प्रिवेंटिव प्लेटफॉर्म का यूज करें कि हम जनरल हेल्थ वेयर के कैंप लगाएं, अवेयरनेस कैंप लगाएं, लोगों की प्री स्क्रीनिंग हो, और उसके लिए सरकार के साथ एमएसएमई जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए कि हम इन चीज़ों को लेकर के देश को रोगमुक्त बनाने में ये अपना जो योगदान है वो दे सकें। अब हम बात करते हैं डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा जी से। एक खूबसूरत लेडी हैं और प्रदेश के लोगों को खूबसूरत बनाने का काम कर रही हैं। तो मैं इनसे करता हूं, क्योंकि इस पैनल में एक ही महिला हैं और खूबसूरत हैं, और उनसे अब मेरी पहले बात हो रही थी तो वो बोल रही थी कि इसको सिर्फ स्किन डिसीज से न लिया जाए, और इस इंडस्ट्री में बहुत लोग अब खूबसूरत बनना चाहते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टाग्राम को। तो उज्ज्वला जी, मेरा सवाल ये है कि इस इंडस्ट्री को, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे क्लिनिक ऐसे खुल गए हैं, तो एमएससी में इस सेक्टर में किस तरीके से इसको लेते हैं? अभी सिचुएशन ऐसी है कि हर इंसान खूबसूरत दिखना चाहता है, और खूबसूरत इसलिए नहीं दिखना चाहता कि वो दूसरों को दिखाना चाहता है कि वो खूबसूरत हो, वो अपने कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा दिखना चाहता है। जहाँ हम बात करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य की, वहीं पे आता है मानसिक स्वास्थ्य, जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। और ये हो सकता है कि आप अच्छी त्वचा देख के फील करो, अच्छे बाल देख के फील करो, अच्छी बॉडी या फेस के रिंकल नहीं है ये देख के फील करो, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो उदास बीमार दिखे। आज की जो लाइफस्टाइल है, जहाँ पे आपका फ्रूट्स वेजिटेबल भी आप खाते नहीं हो, मोस्ट ऑफ द टाइम जंक फूड खाते हो, प्रेशर है सोसाइटी का, पोल्यूशन है, लाइफस्टाइल स्ट्रेस वाली है, तो आपकी स्किन को इन्वॉल्वमेंट होती है। अभी परेशानी ये है कि जब से इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया आया है, आप सभी अपने अपने प्रोफाइल के हीरो हो, हीरोइन हो। तो जैसे हम पहले बॉलीवुड हॉलीवुड को देख के चाहते थे कि हम वैसे दिखे, बट उतना हम अपने आप को दिखाते नहीं थे, तो हम उतना चाहते नहीं थे। लेकिन आज का सिचुएशन है कि हर का एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, हर कोई रील में है, हर के कैमरे में फिल्टर है, लेकिन वो मिरर में नहीं होता। तो अब आप डिप्रेस होते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अब आपका प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों की जो सिर्फ सुंदर नहीं दिखना चाह रहे, वो ऐसे फील्ड में हैं जो देश के लिए काम कर रही है, जो बिजनेस कर रही है, जो जॉब कर रही है, जो पढ़ रही है, जो शायद आगे डॉक्टर, इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, या फिर वकील बने, या अपने किसी प्रोफेशन में जाए। बट ये वो जनरेशन है जिसको अच्छा भी दिखना है, क्योंकि अगर वो अच्छा नहीं दिखेगा तो उसका सारा कॉन्फिडेंस लो है, अब वो पढ़ने में ध्यान नहीं देगा, पहला। दूसरा, अगर वो मीटिंग में जा रहा है और वो सोच रहा है यार सामने वाला तो मुझे जो देख रहा है मैं तो अच्छा दिख ही नहीं रहा हूँ, तो ना प्रेजेंटेशन अच्छा देगा, ना अच्छे से बात कर पाएगा, वो अपनी बात भी नहीं रख पाएगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये ब्यूटी इंडस्ट्री नहीं है, ये बेसिकली आपके मेंटल स्टेटस को इम्प्रोवाइज करता है। आप अच्छा फील करिएगा, आप अच्छा परफॉर्म करिएगा, क्योंकि अगर आप अंदर से खुद से संतुष्ट नहीं है, आप बाहर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, न तो अपने काम से, न बात से, न व्यवहार से। हमारे साथ अजय भसीन जी हैं, तो उनसे भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि देखा जाए तो कोई भी उद्योग हो तो उसे संगठित तरीके से आगे बढ़ाना और उसमें रोजगार को पैदा करना, तो उसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी एक बड़ी भूमिका हो जाती है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर के जितने भी उद्योग हैं उन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो अजय भसीन जी से बेहतर कौन समझ सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का विकास बीते 24 सालों में कैसे हुआ और इंडस्ट्री ने कैसे ग्रो किया है। तो सबसे पहला सवाल अजय जी आपसे मेरा
कि उद्योग जगत में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की क्या भूमिका है, क्योंकि अगर पूरे प्रदेश में देखें तो आप देखते हैं छोटे छोटे से उद्योग हैं, तो आपकी भूमिका किस तरीके से होती है, चैम्बर की भूमिका कैसे होती है ताकि प्रदेश ग्रो करे और यहाँ पे रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिले? मैं जय व्यापार के साथ शुरू करूंगा। हम व्यापारी कौम ये मानती है कि जिस भी प्रदेश को, जिस भी देश को अगर प्रगति करनी है और विकासशील से विकसित देश की ओर अग्रसर होना है, प्रदेश की ओर अग्रसर होना है, तो सबसे पहले उसे अपने देश के, अपने प्रदेश के व्यापार की जय करनी होगी। यही नारा लेके हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे अंदर से हम ये बताते हैं कि किसी भी जगह में कोई भी चीज बनाई जा सकती है, लेकिन ये जो व्यापारी कौम है ये बनाई नहीं जा सकती है। ये अपने आप एक जज्बे के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आती है और वो ही अपने प्रदेश को और अपने देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभी मैं पिछले 24 साल से अपने प्रदेश की बात करूं तो इसमें रोजगार ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश बची है, क्योंकि अब हमें वहाँ नहीं रुकना है जहाँ तक हम आए हैं। हमने जो स्पैन यहाँ 24 साल में जो कवर किया है, मैं मानता हूँ कि अब आने वाले 5 से 6 सालों में हमें उसके फल को पाने का समय आ गया है। जो हमारा छत्तीसगढ़ एक समय में, जब एमपी के ज़माने में बहुत पीछे रहा करता था, जहाँ यहाँ इतने ज़्यादा उत्पाद होने के बाद भी हमें ऐसे नीचे और पीछे रखा जाता था, तो हमने 24 साल में हम बहुत ज़्यादा तरक्की करके आगे आ गए हैं। लेकिन अब यहाँ रुकने का समय नहीं है। अब हमारे पास दोनों अच्छी सरकारें हैं। यहाँ पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे देश में हमारे नरेंद्र मोदी जी जो विजन लेके चल रहे हैं, ये उद्योगपति उनके पीछे खड़े हुए हैं और सिर्फ एक ही चीज का नारा लगा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हमें अपने साथ ले लीजिए। और फिर देखिए, आप तीसरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम उससे भी आगे जाने को तैयार हैं। हमारे अंदर वो जज्बा है और जब व्यापारी कौम आगे जाती है तो वो अकेले नहीं जाती है, वो पूरे के पूरे प्रदेश को अपने साथ लेके जाती है। क्योंकि जब व्यापारी कौम सबसे पहले अपने घर से अपनी पूंजी लगाती है, अपनी हिम्मत लगाती है, अपनी गुडविल लगाती है, और उसके बाद जो कमाई वहां से आती है और वो लास्ट में सबको देने के बाद, गवर्नमेंट को देने के बाद, यहाँ पे व्यवसायियों को देने के बाद, अपने कर्मचारियों को देने के बाद जो लास्ट हिस्सा बचता है वो अपने घर ले जाती है और उसका भी एक विशेष प्रतिशत वो समाज हित में लगाती है। किस तरीके से समाज का उत्थान हो सकता है। तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहा हूँ कि आने वाला समय और भविष्य जो है वो उद्योगपतियों के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से छत्तीसगढ़ में बहुत ही उज्जवल है। बिल्कुल, हमने बहुत सार्थक चर्चा की, क्योंकि हमारा जैसे कॉन्क्लेव है कि एमएसएमई समिट में तो स्वस्थ रहेंगे तो तभी विकास करेंगे, तो अजय जी ने बताया। तो अब इस पैनल में यहीं तक